एक महिला एक वकील के पास मदद मांगने पहुंचती है और वो वकील उसका शोषण करता है और हथियार दिखाकर उसके साथ रेप करता है। लेकिन हैरानी की बात है कि वो इस घटना को एक कार्यालय में अंजाम देता है, जिसके बाद से यूपी सरकार, उस कार्यालय और प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े होने लगे। क्योंकि जब महिला ने मदद मांगी और वकील ने उसके साथ रेप किया, तब उसने पुलिस का सहारा लिया, लेकिन पुलिस ने भी उसे न्याय दिलाने में कोई मदद नहीं की। और सबसे बड़ी यूपी पुलिस की ये लापरवाही सामने आई है और इस मामले को हम और भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि हमारे सरकार से कुछ सवाल है, वो जान लेते हैं। जैसे मदद के नाम पर क्यों किया गया रेप? क्या इंसानियत पर नहीं रहा भरोसा? पद का क्यों किया गया गलत इस्तेमाल? शिकायत के बावजूद क्यों खामोश है यूपी पुलिस? क्या कानून का बनाया जा रहा मजाक सालों तक कैसे छुपा रहा जुर्म? यूपी सरकार, प्रशासन और कांग्रेस कार्यालय, जवाब दो। आप देख रहे हैं हमारा खास शो जवाब दो और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। इससे पहले कि पूरे मामले की हम बात करें, हम आपको बता देते हैं कि ये जो तस्वीर नजर आ रही है, ये वही दरिंदे की तस्वीर है जिसने एक मजबूर महिला के साथ रेप किया है, वो भी हथियार दिखाकर, और लगातार कई सालों तक उसका शोषण करता रहा। इतना ही नहीं, उस पर धर्मांतरण यानी कि धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता रहा, उसे धमकी देता रहा। और बेबस महिला ये वही है जो मजबूरी में वो सब करती रही जो ये दरिंदा उससे करवाता रहा। लेकिन आखिरकार जब इससे सब कुछ, कहते हैं कि जब घड़ा में वो पाप भर जाता है तो एक दिन घड़ा फूट जाता है, और इस कुकर्मी का पाप इतना बढ़ चुका था कि आखिरकार इसने अपनी जिंदगी और परिवार की सुरक्षा का ख्याल किए बिना ये सीधे जा पहुंची पुलिस के पास और मदद मांगी, पुलिस से कार्रवाई की मांग की। लेकिन अफसोस कि यूपी पुलिस ने क्या किया कि इसकी मदद नहीं की। यह पूरा घटना आगरा थाना क्षेत्र सहगंज की है, जहां पर वकील ने महिला को हवस का शिकार बनाया है जब महिला उसके पास मदद के लिए पहुंची थी। आज से 3 साल पीछे चलते हैं। 3 साल पहले की बात है जब उसके साथ पहली बार दुष्कर्म किया गया था, और महिला ने जब उसे उस कांड का, उस घटना का विरोध किया तो इस वकील ने उसे बदनाम करने की धमकी दी और कहा कि अगर इस बारे में किसी से भी कहा तो तुम्हारे पूरे परिवार का नाम खराब कर दूंगा। उसके बाद फिर क्या करता था, इतने से भी उसका मन नहीं भरा तो उसके घर पे जाकर कुछ कुछ ऐसे काम करता था जिससे कि उस महिला और उसके परिवार को परेशानी हो, दिक्कत हो। दरअसल ये जो महिला है वो हिंदू है और जो ये आरोपी है यानी कि वकील जिसकी बात कर रहे हैं वो मुस्लिम है, और जबरदस्ती उसके घर पे जाकर वो पहले नमाज पढ़ता था, उसके बाद जबरन धर्म परिवर्तन कराने का दबाव उस महिला पर ये वकील बनाता रहा, जिसका विरोध जब महिला करती थी तो वो उसे किसी न किसी हथियार से डराता धमकाता था। उसके घर पर कई बार उसको चाकू से उस पर हमला भी किया है। उसके अलावा बता देते कि जो पीड़िता महिला है उसने खुद अपनी आपबीती बताई और उसने कहा कि आखिर कैसे इस वकील तक वो पहुंची और कैसे उसके हवस का शिकार बनी है। बताती है ये पीड़ित महिला कि इसके भाइयों के साथ कुछ विवाद चल रहा था, जैसे कुछ चाहे तो जमीन का मामला हो या आपस में फैमिली का कुछ मैटर हो, उसे लेकर वो पहुंचती है एक वकील के पास ताकि मामला कोर्ट पहुंच सके और वो केस लड़ सके। इसी के वजह से वो उस वकील से मिलती है। साल 2019 में ये मामला होता है, इसका विवाद भाइयों के साथ, जहां पर न्याय मांगने पहुंचती है। और बता दें कि दीवानी कचहरी के वकील जलालुद्दीन यानी कि ये शख्स जिसकी तस्वीर आपको नजर आ रही है, जो उस महिला के घर के गेट पे आपको बता दें कि लटका हुआ नजर आ रहा है, ये वही जलालुद्दीन वो वकील है जो कि इस महिला के संपर्क में साल 2019 के आसपास आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारा ये केस सुलझा दूंगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि आरोपी जलालुद्दीन की नीयत उस पर पहले से ही उसे लेकर खराब थी, यानी कि आज से पिछले 3 साल में उसके साथ ये यौन शोषण किया गया है और उस पर दबाव बनाया गया है धर्मांतरण का। जबकि ये मामला जो है 2019 में एक केस के सिलसिले में हुई मुलाकात से शुरू हुई। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि अचानक से ये वकील महिला के घर पहुंच जाता है, यानी कि ये वकील जलालुद्दीन, और उस दिन महिला की तबीयत ठीक नहीं रहती है। उस दिन होता यह है कि जब तबीयत ठीक नहीं होती है वो उसके घर पहुंच चुका होता है। शुरू में ये भी समझ नहीं पाती और इसे लगता है कि शायद ये शुभचिंतक है, मेरे केस में एक मामले में मदद भी कर रहा है। तो इस महिला को दवा दिलाने के बहाने वकील क्या करता है, उसे घर से दूर ले जाने की कोशिश करता है, और ऐसे ही कोशिश में वो घर से उसे लेता है, गाड़ी पे बिठाता है और उसके बाद सीधे पहुंच जाता है कांग्रेस कार्यालय, जहां पर वो इस घिनौने घटना को अंजाम देता है, जहां इस महिला को पिस्तौल की नोक पर उसके साथ रेप करता है। और
ये कहाँ होता है? कांग्रेस कार्यालय में। इस पर भी आगे सवाल करेंगे कि आखिर वहां ये घटना हुई, उसके बावजूद इस मामले को कई साल हो गए, कई महीने बीत चुके हैं, बहुत दिन निकल गया, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, एक्शन क्यों नहीं लिया गया। उसके बाद साथ ही धमकी भी दी कि तुझे बदनाम करवा दूंगा, मेरी पहुंच बहुत ऊंची है, और ये कह कहकर वकील उसे डराता रहा और उसका रेप करता रहा। उसके बाद फिर पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर क्या किया है? जलालुद्दीन की शिकायत ये महिला लेकर एक दिन जब तंग आ गई तो अपने पति के साथ ये पहुंचती है थाना शहगंज, वहां पर पहुंचती है और मामला दर्ज कराती है। कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे होंगे कि आखिर इस दौरान इसका पति कहाँ था, या इसके पति ने क्या कुछ किया क्यों नहीं, परिवार ने कुछ क्यों नहीं किया, या इसने किसी को कुछ क्यों नहीं कहा, इस बारे में भी आपको आगे बताएंगे। वहां जब ये जलालुद्दीन की शिकायत लेकर थाने पहुंचती है पहली बार ये पुलिस के पास, तो पहली बार इस महिला की शिकायत नहीं सुनी जाती और थाने में शिकायत नहीं दर्ज की जाती। अगर ये मामला पहले दर्ज हो जाता तो शायद महिला के साथ ये जो घिनौना काम को अंजाम दिया जा रहा था उस पर रोक लग सकती और शायद इसकी इज्जत आबरू बच सकती उस वक्त से, लेकिन पुलिस ने यहाँ पर साथ नहीं दिया और कोई केस दर्ज नहीं किया। उसके बाद परेशान होकर वो न्याय के लिए इधर उधर महिला भटकती रही। इमेजिन कीजिए कि एक औरत जो खुद मदद मांगने पहले पहुंची और उसके साथ ऐसी घटना हो जाती है, उसके बाद वो पुलिस का जो थाने का दरवाजा खटखटाती है उम्मीद से कि शायद आरोपी गिरफ्तार होगा और मेरे साथ न्याय होगा, लेकिन वहां से भी उसे निराशा हाथ लगती है और उसके बाद ये आखिरकार जाकर एसीपी मयंक तिवारी के पास पहुंचती है और अपनी बात बताती है। तो उन्होंने बताया कि तहरीर के आधार पर हमने केस दर्ज किया है, हमारे पास ये बाद में आई है, आरोपी की तलाश हम कर रहे हैं कि आखिर वो कौन था, सीसीटीवी फुटेज वगैरह से उसकी पहचान निकाली जा रही है। उसके ऊपर लगाए गए अब देखिए इस पूरे मामले को लेकर अब जो व्यक्ति आरोपी था जलालुद्दीन, उसने क्या सफाई दी है। उसने कहा उस वकील ने कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए हैं इस महिला ने वो सारे आरोप गलत हैं, ये कहना है जलालुद्दीन उस वकील का, उस हवसी का। उसके अलावा वो कहता है कि महिला से उसका निकाह हुआ था, मतलब वो बताने की कोशिश कर रहा है कि मेरा और इसका मैरिटल कुछ मामला है, यानी कि हम पहले से शादीशुदा हैं। और उसके अलावा वो कहता है कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं सबूत भी दिखा सकता हूं, ये बात कहता है वो वकील। अब आपको बताते हैं कि परिवार कहाँ था। दरअसल ये महिला जो है वो गुजरात में रहती थी। उसके अलावा ये वहां पर इसका जो पति था वो दिव्यांग था और पति दिव्यांग होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाता था, घर से बाहर भी नहीं निकलता था। लेकिन हमारे पास एक फुटेज है जो आपको हम आखिर में दिखाएंगे, जहां पर दिख रहा है कि पुलिस थाने में जब ये महिला दर्ज कराने पहुंचती है परेशान होकर बहुत ज्यादा कि वहां पर मामला दर्ज करा सकते हो, उस वक्त उसका दिव्यांग पति भी उसके साथ मौजूद होता है। अब मामला आ जाता है इस जलालुद्दीन को लेकर, यानी इस दरिंदे को लेकर। ये जो आपको ये तस्वीर नजर आ रही है ये एक वीडियो की तस्वीर है, उस वीडियो को भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से वो उसके घर में घुसता है। एक वीडियो सीसीटीवी फुटेज की है जहां पर देखा जाता है कि वो स्कूटर से उसके घर के पास आता है, रुकता है और घर को क्या करता है कि वो टटोलता है कि कोई है या नहीं, दरवाजा बंद तो नहीं है। उसके बाद काफी देर तक वहीं खड़ा रहता है। ये सीसीटीवी फुटेज है। अब दूसरी फुटेज सामने आई है जहां पर एक तो ये थी और दूसरी वो फुटेज है जिसमें देखा जाता है कि वो घर के अंदर घुसता है, एक बच्ची होती है और उसे वो लाड प्यार करते हुए आगे बढ़ता है और महिला पीछे से बोल रही होती है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूं, ऐसा मत करो। उसके बावजूद वो जबरदस्ती खुद को उस पर फोर्स करता है और घुसता हुआ घर में नजर आता है। अब आपको बताते हैं कि इतने के बावजूद क्या है, अब इसने एक बात कही कि मेरी शादी हो चुकी है। एक तो ये है मुस्लिम, दूसरी बात वो महिला शादीशुदा महिला, वो है हिंदू। उसने खुद ये बताया कि मेरे ऊपर धर्मांतरण का आरोप लगाया। इसके अलावा मुझे रोज ये कहता था कि तुम रोजा रखो, तुम नमाज पढ़ो, इस चीज के लिए भी उस पर फोर्स ये करता रहा। उसके अलावा इस पूरे मामले को लेकर महिला ने अपनी आपबीती भी बताई है कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ और पुलिस की भी बाइट आई। अब देखिए सवाल यहाँ ये उठता है कि सबसे पहली गलती योगी की पुलिस यानी यूपी की पुलिस ये जो कहती है कि हम हर महिला हर औरत की इज्जत करने के साथ उसकी सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। अगर एक महिला सामने से थाने आकर कह रही है कि मेरे साथ ऐसी हरकत की गई है, उसके पास बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग यानी कि वो फुटेज है, वो सबूत है, फिर भी पुलिस सुनने को तैयार नहीं है। और उसके बाद दूसरा सवाल उठता है उस कांग्रेस कार्यालय को लेकर कि जहां पर ये दुष्कर्म का जो घटना है उसको अंजाम दिया गया, तो क्या वहां पर कोई सीसीटीवी वहां पर नहीं था लगा हुआ जिसमें ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो सके। और अगर रिकॉर्ड हुआ भी हो तो आज तक ये बात किसी को पता क्यों नहीं चली और ये सामने क्यों नहीं लाया गया, इस मामले को उठाया क्यों नहीं गया। यानी कि कहीं ना कहीं कोई है जो सच जानते हुए भी चुप है। उसके अलावा जो ये जलाल
जमालुद्दीन है, ये इसे बहुत टॉर्चर करता रहा, बहुत ज़्यादा तंग करता रहा पूरे टाइम। ये 3 साल इस औरत ने बहुत कुछ झेला। आखिरकार मजबूर होकर ये औरत सामने आई और इसने अपनी बात रखी और बताया कि किस तरीके से ये व्यक्ति उसके साथ ज़बरदस्ती करता रहा और कैसे उसके बिना कहने पे। अब ये औरत ये तक बताती है, महिला अपनी आप बीती सुनाते हुए, कि मैं इतनी खौफ में थी इन 3 सालों में, क्योंकि इसके साथ हुआ क्या कि ये कभी भी मुंह उठाकर इसके घर पे आ जाता था अपने हवस को मिटाने, और कई बार इसका शोषण किया है हथियार दिखाकर और उसके अलावा, यानी हथियार की नोक पर। और उसके अलावा ये महिला बताती है कि मेरे घर में जब भी वो आता था तो मेरे अंदर इतना डर हो गया था। एक तो मैं किसी से इस बारे में बात नहीं करती थी क्योंकि मेरे पति दिव्यांग है। दूसरी बात, कई बार ऐसा हुआ कि वो घर में बाहर से ताला लगवाकर महिला रहती थी कि कहीं ये दरिंदा वापस से भटकता हुआ इसके घर ना पहुंच जाए, क्योंकि इसके घर में एक बच्चा भी था तो इससे उसकी भी परवाह थी। तो इस हद तक ये महिला डरी सहमी हुई थी इस दरिंदे की वजह से। लेकिन अब देखना ये होगा कि यूपी पुलिस ने एक बार तो हाथ पीछे खींच लिया, अब दोबारा के बाद, एक तो ये वकील है, एक अच्छे खासे ऐसे पद पर है जहां पर लोग ऐसे लोग का सहारा लेते हैं ताकि अपने लिए न्याय मांग सके। लेकिन अगर ऐसे लोग इधर इंधर निकल जाएंगे तो आखिर जनता किसके सहारे जाएगी कोर्ट में, कोर्ट का दरवाजा खटखटाने और न्याय की उम्मीद करने। अगर मददगार ही भेड़िए बन जाएंगे तो अपनी सुरक्षा के लिए लोग कहां जाएगी, क्योंकि जनता जो है वो सरकार पर निर्भर है, सरकार भी यहां खामोश है, उसके अलावा प्रशासन पर निर्भर है, प्रशासन भी एक नहीं सुनती, उसके अलावा ऐसे लोगों पर कोर्ट का सहारा लेने के लिए निर्भर है। लेकिन ऐसे लोग भी दरिंदगी दिखाने पर उतर जाते हैं और अपने हवस को सबसे ऊपर रखते हैं न्याय दिलाने से ज्यादा। तो इन पूरे मामले को लेकर सवाल हमारे सरकार, प्रशासन और कांग्रेस कार्यालय से, जहां इस घटना को अंजाम दिया गया है। घुसेड़ो, चाकू घुसेड़ोगे, घुसेड़ो, मैं दिखाऊंगी फिर क्या। हाँ घुसेड़ो ना, चाकू घुसेड़ोगे ना पेट में, घुसेड़ो। डरती नहीं हूँ, उस दिन जो बदतमीजी करी है मैं आपसे। देखिए, महिला के द्वारा एक अधिवक्ता के ऊपर आरोप लगाए गए, जिस पे पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए इस पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और टीमें लगाई गई हैं, गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। महिला के द्वारा आरोप लगाया गया है कि वो धन प्रवर्तन जैसी चीजें। देखिए, मुकदमा सारी धाराओं में दर्ज कर लिया गया है, जांच भी की जाएगी, जल्द से जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित की